हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हम अवकलन को अच्छे से क्लियर कर देने वाले हैं। बता वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो आइए चलते हैं, अवकलन को देख लेते हैं। देखिए, हमको पढ़ना है अवकलन के बारे में, और हम लोग जानते हैं कि जो अवकलन होता है ना, ये दो शब्दों, एक अ और एक कलन से मिलकर बना हुआ है। अ का मतलब होता है कम करना और कलन का मतलब होता है गणना करना, यानी किसी भी वैल्यू को गणना करते हुए। अ का मतलब कम कर देना, कलन का मतलब होता है गणना करते हुए, यानी किसी भी वैल्यू को गणना करके कम करना ही कहलाता है अवकलन। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, और बड़ी वैल्यू को छोटा बनाना ही कहलाता है अवकलन। अब चलते हैं, समाकलन को समझ लेते हैं। फिलहाल अभी हमको यहाँ पे समाकलन पढ़ना नहीं है कि समाकलन होता क्या है, लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि समाकलन होता क्या है। तो जो समाकलन है, ये भी दो शब्दों सम और कलन से मिलके बना हुआ है। सम का मतलब होता है बड़ा कर देना, और कलन का मतलब होता है गणना करके, यानी किसी भी वैल्यू को गणना करते हुए बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू क्या है, अभी छोटी है, अगर हम गणना करके इसको बड़ा कर दें तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स हम इसको यूं ही कह सकते हैं कि अवकलन का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू, बड़ी वैल्यू को छोटा करना, और समाकलन का मतलब होता है किसी भी छोटी वैल्यू को बड़ा करना। ये होता है अवकलन और समाकलन का फंडा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि किसी भी चीज़ का जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ का समाकलन करते हैं तो समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। देखिए, जब भी हम किसी का अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के लिए उसके पहले हम लगाते हैं डी। जैसे मान लीजिए ये y है, और y का अगर हमको अवकलन करना है तो y के पहले क्या लगाएंगे हम, डी। ठीक है, और ये जो अवकलन होता है ना, ये किसी ना किसी के सापेक्ष होता है। तो अगर y का अवकलन कर रहे हैं तो y के पहले हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, और ये किसी ना किसी के सापेक्ष होता है। अगर ये x के सापेक्ष तो क्या करते हैं, x के पहले लगाते हैं d, और ये हो गया dx। इसी से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यानी अगर हमको हाथी का अवकलन करना हो तो क्या करेंगे, हाथी के पहले लगाएंगे d, और अगर घोड़ा के सापेक्ष करना हो तो घोड़ा के पहले लगाएंगे d, और ये क्या हो जाएगा, d घोड़ा, और d घोड़ा से इसमें क्या करेंगे, भाग, तो ये हो जाएगा d घोड़ा/d हाथी। ठीक, इट मीन्स जिसका भी अवकलन करना है उसके पहले लगाएंगे डी, और जिसके सापेक्ष करना है उसके पहले क्या करेंगे, डी लाके उसमें भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए सिंपली अगर हम देखें, अगर कोई कहे टी का अवकलन करो, तो टी का अवकलन करने के लिए इसके पहले हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। अगर इसका अवकलन यक्स के सापेक्ष करना हो या यस के सापेक्ष करना हो तो यस के पहले भी क्या लगाते हैं, डी, और इसी से क्या करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dt/ds। और अगर हम बात करें अवकलन की, तो हमारे मैथमेटिक्स में, इंटर के मैथमेटिक्स में जो अवकलन होता है वो हमेशा चरों के सापेक्ष होता है। और जो चर होते हैं, इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। आप चर के बारे में भले ही आप 9, 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर चर का मतलब कुछ अलग होता है। तो आपको अच्छे समझाएंगे कि चर क्या होता है, और एक्चुअली में जो अवकलन या समाकलन होता है ना, ये चरों के सापेक्ष होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो चर होते हैं वो तीन ही होते हैं, एक होता है x, एक होता है z, एक होता है y, और एक और होता है, वो होता है t। बस इसके अलावा अगर कोई भी मिला तो वो अचर होगा। ठीक है, बताएंगे बाद में इसके बारे में, पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपली हम लोगों ने देखा कि जो अवकलन होता है वो कुछ ऐसा होता है, और अवकलन हमेशा x के सापेक्ष करते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं सिंपली ddx। अब जिसका भी अवकलन करना होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हाथी का अवकलन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हाथी, घोड़े का करना है तो यहाँ पे लिखना है घोड़ा। मतलब जिसका भी अवकलन करना है ddx लिखने के बाद यहाँ पे उसको क्या करना है, लिख देना है। तो ये रहा अवकलन का फंडा। समझते हैं समाकलन को एक बार। देखिए, समाकलन करने के लिए क्या होता है, तो हमने पहले ही पढ़ा कि समाकलन क्या करता है, इसका काम होता है छोटी वैल्यू को बड़ा करना। ठीक है, अब समाकलन को हम समझते हैं। देखिए, इंग्लिश वर्णमाला में एक अक्षर होता है यस। अगर हम यस को एक चूल्हा यहाँ बजाएं, एक चूल्हा यहाँ बजाएं, और बजाने वगैरह हम ऐसे खींचे, ऐसे यूं टाइप,
तो ये कुछ ऐसा बनेगा टेढ़वा जैसा, और इसी को बोलते हैं समाकलन, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। और जिसका भी समाकलन करना होता है उसके पहले लगाते हैं इंटीग्रेशन। जैसे अगर हमको y का समाकलन करना है तो क्या करेंगे, हम y के पहले लगाएंगे इंटीग्रेशन। और ये जो इंटीग्रेशन होता है ये किसी न किसी के सापेक्ष होता है, इसको हम पहले ही पढ़ लिए कि अवकलन और समाकलन किसी न किसी के सापेक्ष होता है। ठीक, तो अगर मान लेते हैं हमको y का अवकलन करना है तो इसके पहले मैंने लगाया टेढ़वा, टेढ़वा माने क्या, इंटीग्रेशन। और ये मान लेते हैं x के सापेक्ष करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, अगर x के सापेक्ष करना है तो उसके पहले लगाएंगे d और क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया समाकलन। मतलब ऐसे लिखते हैं समाकलन को। अगर हमको हाथी का करना है समाकलन तो क्या करेंगे, हाथी के पहले टेढ़वा, और घोड़ा के सापेक्ष करना है तो घोड़ा के पहले डी लगाएंगे और क्या हो जाएगा, डी घोड़ा, और क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अवकलन में क्या हो रहा है कि जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उससे भाग कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए डी वाई अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन किए थे तो डी एक्स से भाग किए, और यहाँ पर डी एक्स के सापेक्ष अवकलन किए तो यहाँ पे गुणा किए। मतलब यहाँ पे भाग किए, यहाँ पे गुणा किए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या फंडा है गुणा और भाग करने का, तो इस फंडे को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए हमारे पास चार चिन्ह है, एक है माइनस, एक है प्लस, एक है गुणा और एक क्या है, भाग। चार चिन्ह है और हम लोग जानते हैं कि इन चार चिन्हों में जो माइनस होता है और जो भाग होता है इसका काम है चीजों को घटाना, और गुणे प्लस और गुणे का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए 10 + 2, 10 × 2 तो 10 2 कितना हो गया, 12, 10 × 2 कितना हो गया, 20। तो देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे गुणे था, इसलिए ये संख्याएं क्या हुई, बढ़ गई, बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में हम इसको अच्छे से देखें तो जो गुणा वाला है ये संख्याओं को तेजी से बढ़ा रहा है। ठीक है, तो संख्याओं को तेजी से बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और वैसे ही माइनस और भाग में क्या होता है कि जो भाग होता है संख्याओं को बहुत तेजी से घटाता है। माइनस भी घटाता है लेकिन जो भाग होता है वो बहुत तेजी से घटाता है, इसलिए संख्याओं को घटाने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो अवकलन में हमने क्या पढ़ा कि संख्याओं को कम करना है, तो कम करने के लिए मैंने यहाँ पे भाग कर दिया, और समाकलन में क्या था, संख्याओं को बढ़ाना था, बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये रहा अवकलन और समाकलन का फंडा। लेकिन अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि अवकलन समाकलन, तो एक्चुअली में हम किसका अवकलन और समाकलन करते हैं, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम किसका अवकलन करते हैं और किसका समाकलन करते हैं। और जिसका अवकलन जिसका समाकलन करते हैं सबसे पहले हमको उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब वो चीजें क्लियर होंगी तो हम अवकलन समाकलन अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज को पकड़ते हैं जिसका हमको अवकलन समाकलन करना है। तो एक्चुअली में हमको अवकलन समाकलन करना है फलनों का करना है हमको अवकलन और समाकलन। लेकिन जो फलनों का करना है वो फलनें 5 टाइप की होती हैं, और उन 5 टाइप हुआ करते हैं हम क्या, अवकलन या समाकलन। सबसे पहले समझेंगे कि वो 5 टाइप कौन कौन से होते हैं, उनमें किसका किसका अवकलन समाकलन करना होता है। देखिए अगर आप ये 5 टाइप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको अवकलन समाकलन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वो 5 फलन कौन कौन से हैं और किन का हमको अवकलन समाकलन करना है। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें उन 5 फलनों की, तो 5 फलनों में नंबर आता है। सबसे पहला जो फलन है उसको बोलते हैं बीजगणितीय फलन, गणितीय फलन। देखिए हमारी जो हिंदी की स्पेलिंग है वो बहुत अच्छी है, तो कहीं कहीं गलती हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब ये जो बीजगणितीय फलन होता है, एक्चुअली में हम लोग क्या जानते हैं कि बीजगणित में 2 लोग आते हैं, एक चर एक अचर। ए से लेकर जेड तक सब सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। बाकी जो गिनती आते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अचर। हम लोगों ने अभी तक ऐसा पढ़ा था, लेकिन वास्तव में ये चीजें फैक्ट नहीं है। अगर हमको अवकलन समाकलन पढ़ना है तो हमको एक अलग दृष्टि से सोचना पड़ेगा। देखिए ए से लेके जेड तक जो पूरा होता है, ए से लेके जेड तक में एक्स, वाई और जेड और टी, ये चारों होते हैं चर। और बाकी आपको जो भी मिलेगा ए बी सी डी और बाकी जो भी आपको मिलेगा वो होगा अचर।
क्योंकि हमको हमेशा चरों के सापेक्ष अवकलन या समाकलन करना होता है। तो बीजगणितीय फलन में बस हमको केवल इतना जानना है कि ये चर होते हैं और ये अचर होते हैं। जैसे मैं लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c, तो ये एक बीजगणितीय फलन है क्योंकि इसमें देखिए a से लेके z तक के लोग आ रहे हैं। ठीक, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x² प्लस 2x, तो ये भी एक बीजगणितीय फलन है क्योंकि यहां में क्या है, a से लेके z तक के लोग आ रहे हैं। ठीक, तो बीजगणितीय फलन का मतलब होता है कि जिसमें a से लेके z तक के लोग आए उसको बोलता है बीजगणितीय फलन। ठीक, और हमको इस बीजगणितीय फलन का भी अवकलन समाकलन करना होगा। चलते हैं देखते हैं सेकंड फलन को। जो सेकंड फलन है वो है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, देखिए हम लोगों ने लघुगणकीय फलन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन यहां पे जो हम पढ़ेंगे वही चीज फैक्ट होगी। तो लघुगणकीय फलन समझने के लिए सबसे पहले हमको दो नंबर को समझना पड़ेगा। एक नंबर होता है ए, एक नंबर होता है ई। अब ये ए क्या होता है और ये ई क्या होता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ए का मतलब होता है कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर, एनीवन। अगर कोई भी नंबर है तो उसको बोलते हैं ए। और ई का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स नंबर, और ये नंबर होता है 2.303। ये होता है ई का मतलब ई एक फिक्स नंबर है, लेकिन ए कोई फिक्स नंबर नहीं है। किन्हीं किताबों में ऐसा मिलता है कि जो ई की वैल्यू होती है वो 2 से अधिक होती है और 3 से कम होती है। इट मीन्स 2 से ज़्यादा और 3 से कम का मतलब 2 और 3 के बीच में होती है, और एक्चुअली में ये जो वैल्यू है ये 2 और 3 के बीच में है। ठीक, तो ए का मतलब कोई भी नंबर और ई का मतलब एक फिक्स नंबर होता है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो लॉग होता है वो कुछ ऐसे होता है, log x to the base 10। हम लोगों ने पढ़ा log x to the base 10, समझिए आप, log x to the base 10। ये जो बेस है, बेस हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा 10th के पहले कि जो log होता है उसका जो बेस होता है वो 10 होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेस 10 ही हो, बेस ए भी हो सकता है और बेस ए भी हो सकता है। ऐसे यहां पे तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। बात आती है बेस की, ये देखिए इसको बेस बोलते हैं। इसको पढ़ते कहते हैं log x to the base 10, ऐसे log x to the base 10। लेकिन बेस 10 नहीं, बेस ए भी हो सकता है, log x to the base a। ये ऐसे भी हो सकता है log x to the base e, यानी जो बेस है वो ए भी हो सकता है, जो बेस है वो ई भी हो सकता है। लेकिन ई माने फिक्स नंबर और ये माने कोई भी नंबर हो सकता है। और मेरे हिसाब से इसी में ये भी log आ जाएगा, क्योंकि ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो 10 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम 10 कर देंगे तो ये भी बेस इसी के अंदर आ जाएगा। यानी जो log होता है वो सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, या जो लघुगणकीय फलन होते हैं वो केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक बेस ए वाला और एक बेस ई वाला। लेकिन जो बेस ई वाला है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब इसको बोलते हैं प्राकृतिक लॉग। लेकिन जो बेस ये वाला है इसको बोलते हैं कृत्रिम लॉग, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लॉग। जो सबसे पहले लॉग बना वो बेस ई वाला ही बना, उसके बाद 10 बेस वाला बना। ठीक है, तो हम अवकलन समाकलन में इन दोनों का भी क्या करेंगे, अवकलन समाकलन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। जो तीसरा फलन है उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन में सिर्फ और सिर्फ वो 5 बंदे आते हैं, 6 बंदे आते हैं। वो 6 लोग कौन कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें 6 लोग आते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टेन। देखिए साइन और क्या, कॉस और क्या, टेन। साइन का उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं कॉसेक, कॉस का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं क्या, सेक, और टेन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं क्या, कॉट। त्रिकोणमितीय फलन में ये 6 लोग आते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, कॉट, एक्सेक जो भी होते हैं। तो इनका हम अवकलन समाकलन पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो साइन दिख रहा है, साइन के साथ यहाँ पे एक एंगल होता है, एक कोण होता है। कॉस के साथ भी एक कोण होता है, टेन के साथ भी एक कोण होता है, मतलब कोई ना कोई कोण होता है। तो मान लेते हैं वो कोण थीटा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये रहा त्रिकोणमितीय फलन। और एक फलन जस्ट इसी का उल्टा है, उसको बोलते हैं प्रति त्रिकोणमितीय फलन। समझते हैं उसको भी, उसको बोलते हैं क्या, प्रति
त्रिकोण मितीय फलन, मितीय फलन। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे आ रहा है त्रिकोण मितीय फलन, और त्रिकोण मितीय फलन के पहले क्या लग गया, बस लग गया प्रत्य। प्रत्य का मतलब होता है उल्टा। अगर दुनिया में किसी के भी पहले प्रत्य लग गया तो उस प्रत्य का मतलब होता है उस चीज को उल्टा कर दो, उसी को बोलते हैं प्रत्य। समझते हैं इस चीज को। अगर मैं कह दूं 2, अब मैं कह दूं 2 का हमको प्रत्य बताइए, 2 का व्युत्क्रम बताइए, तो क्या होगा? अरे 2 का मतलब होता है 2/1, लेकिन इसका जो व्युत्क्रम होगा, जो उल्टा होगा, वो क्या होगा? 1/2 का। हुआ कि नहीं? अब लोग जानते हैं कि यहां 2 के ऊपर क्या है? 1 पावर छिपा हुआ है, छिपा है कि नहीं? अब ये जब चीज ऊपर जाएगी, ये जो 2 वाला है जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या है? पावर +1 में है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 2 के पावर -1। यानी अगर 2 का उल्टा चाहिए तो क्या होगा? 2 के पावर -1। 3 का उल्टा क्या होगा? 3 के पावर -1, यही तो। और इसको बोलते हैं 3 का इनवर्स। अगर किसी के ऊपर -1 है तो उसको इनवर्स बोलते हैं। ये है 2 का इनवर्स, ये है 3 का इनवर्स। वैसे ही अगर हम प्रत्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो इसी का उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा, सभी का उल्टा हो जाएगा। तो अगर 2 का उल्टा 2 का इनवर्स हुआ तो साइन का उल्टा साइन इनवर्स क्यों नहीं होगा? तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। कॉस का उल्टा कॉस इनवर्स थीटा, टैन का उल्टा टैन इनवर्स थीटा, और कॉसेक का उल्टा कॉसेक इनवर्स थीटा। सेक का उल्टा क्या होगा? सेक इनवर्स थीटा, और कॉट का उल्टा क्या होगा? कॉट इनवर्स थीटा। ठीक, तो ये रहा। तो तीसरे नंबर का फलन है, चौथे नंबर का फलन है, वो है प्रत्रिकोणमितीय फलन। ठीक, बाकी बचा हुआ हमारा सिर्फ और सिर्फ लास्ट फलन। वो फलन क्या है? तो वो फलन है चर घातांकीय फलन, और वो फलन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये 5 फलन है, क्योंकि 5 फलन में जो चीजें आपको दिख रही हैं सबका हमको अवकलन समाकलन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो सारी चीजें दिख रही हैं ये खुद एक फार्मूला है। अरे साइन थीटा के अवकलन का फार्मूला होता है, कोसेक थीटा के अवकलन का फार्मूला होता है। जो चीजें आपको दिख रही हैं सबके अवकलन का फार्मूला होता है, इसलिए ये चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगला और लास्ट देख लेते हैं फलन। तो अगला और जो लास्ट फलन है उसको बोलते हैं चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलन। देखिए चर घातांकीय फलन में क्या है कि देखिए यहां पे है चर, और फिर क्या है? यहां पे है घात, और फिर क्या है? अंक। चर घात अंक, चर घात अंक, यानी अंक के ऊपर जो घात है वो चर है। ध्यान देखिए यहाँ पे अंक ही आ रहा है, माने अंक। अंक माने क्या? संख्या। और संख्या के ऊपर यहाँ पे जो घात है वो क्या है? वो है चर। यही तो है। हमारे पास 2 ही संख्या है, या तो a या तो क्या है? e। क्यों? अरे इसके अलावा तो कोई संख्या है नहीं हमारे पास ना, क्योंकि a माने कोई भी संख्या, e माने एक फिक्स संख्या। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही संख्या है, a और e। अब इन संख्याओं के ऊपर चर बैठाना है हमको। तो अगर हम x को बैठा दें तो हो जाएगा a की पावर x, इसके ऊपर भी x बैठा दे, कोई चर बैठा दे तो हो जाएगा a की पावर x। और ये दोनों फलन हैं चर घातांकीय फलन, और इनका भी हमको अवकलन समाकलन करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, किसका अवकलन किसका समाकलन करते हैं, यानी फलन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, बाकी मैं अवकलन का 2-3 पार्ट और बनाया हूं। अगर आप हमारे पार्ट 1, 2, 3 सारे पार्ट को देख लेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको अवकलन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और बाकी अगर आप अन्य पार्ट देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।